हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फेवरेट स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे बाल विकास का पार्ट 6 जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पार्ट 5 हम लोगों ने देख चुके हैं, तो उसको आप मेरी वीडियो में प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो बाल विकास के जो मनोविज्ञान के प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उसके आज हम 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सेशन, तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा गाइस। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का सेशन। तो रीड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सेशन। तो प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस का कलेक्शन है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा सीखने के सही स्तर है। तो सीखने का जो सही स्तर है वही पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है, तथ्य ज्ञान प्राप्त करना, सूचना बोध प्रज्ञान, या तथ्य सूचना बाद ज्ञान प्राप्त करना या प्रज्ञान, या तथ्य सूचना ज्ञान प्राप्त करना या बोध या प्रज्ञान, या डी दे रखा है, तथ्य बोध सूचना ज्ञान प्राप्त करना प्रज्ञान। तो जो गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको आंसर सही करना है। तो सीखने का जो सही स्तर होगा वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, तथ्य, फिर सूचना को प्राप्त करना, फिर ज्ञान प्राप्त करना, फिर बोध ज्ञान का, और फिर प्रज्ञान। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, परिपक्वता इत्यादि में व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है। तो मेच्योरिटी जो व्यवहार में उत्पन्न करती है परिवर्तन को, उसको क्या कहा जाता है, अधिगम कहा जाता है। तो ऑप्शन में दे रखा है नहीं, या हाँ, या अनिश्चित, या कभी कभी। तो क्या कहा जाएगा परिपक्वता में, तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो परिपक्वता इत्यादि में जो व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे अधिगम नहीं कहा जा सकता। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चिंतन क्या है। आपको बताना है चिंतन जो थिंकिंग है हमारी, चिंतन वो क्या है। प्रतीकों का प्रयोग है, भाषा का प्रयोग है, प्रात्यक्षिक प्रक्रिया है, सम प्रत्यय अधिगम है। तो चिंतन क्या है, तो चिंतन क्या हो जाएगा, प्रतीकों का प्रयोग है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, अप्रत्यक्ष पद समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रयोज्यों के लिए किया जाता है। जो अप्रत्यक्ष समस्याएं होती है उसका उपयोग श्रेणी के किस प्रयोज्यों के लिए किया जाता है, बच्चे, चिड़िया, प्रौढ़, या पशु। तो किसके लिए किया जाता है, आंसर कीजिएगा इस। तो किसके लिए किया जाएगा, बच्चों के लिए, बच्चों के लिए किया जाता है गलत, प्रौढ़ के लिए किया जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, लिखा हुआ है, समस्या की अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम क्या है। तो जो समस्या का अचानक समाधान कर दे उस वकालत करने वाले सिद्धांत को क्या कहते हैं, सक्रियात्मक अधिगम, या सूझ का सिद्धांत, प्रत्यक्ष एवं भूल का सिद्धांत, या अनुबंधन। तो जो अचानक समाधान करता है उसे क्या कहते हैं, आंसर कीजिए। तो कौन सा हो जाएगा, जिससे में अचानक आइडिया आता है और हमारे जो प्रॉब्लम होता है सोल्यूशन होता है, उसे क्या कहते हैं, सूझ का सिद्धांत। जो कोलर द्वारा दिया गया था, जो वनमानुष पे प्रयोग किया गया था, तो उसे क्या गया था, सूझ का सिद्धांत, बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है या कथन है। तो मानसिक विकास का, शारीरिक विकास का, ध्यान के विकास का, या भाषा का विकास का। तो जो संवेदना जो है ज्ञान की क्या है, पहली सीढ़ी है। तो किसका है ये, तो ये कथन हो जाएगा मानसिक, मतलब मानसिक की संवेदना जो होती है हमारे मेंटल डेवलपमेंट से होती है, तो मानसिक विकास है। तो ये कथन है मानसिक विकास का। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्यक्तिगत भेद में हम पाते हैं, क्या पाते हैं व्यक्तिगत भेद में हम। तो ए ऑप्शन दे रखा है विचलनशीलता, बी दे रखा है प्रतिमानता, या सी दे रखा है दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो 7वें का आंसर क्या होगा, तो जो व्यक्तिगत भेद में हम क्या मानते हैं, विचलनशीलता और प्रतिमानता दोनों ही। तो ए भी ऑप्शन सही है, बी भी, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 8 है, लिखा हुआ है, मेरा डिट के अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि समान रूप से उन परिवारों के बालक होते हैं, क्या होते हैं, जो सामाजिक स्तर से ऊंचे होते हैं। तो हमें मेरिट के अध्ययन के आधार पर बताना है। तो कम स्वस्थ एवं विकसित होते हैं, अधिक स्वस्थ एवं विकसित होते हैं, या अधिक स्वस्थ एवं कम विकसित होते हैं, स्वस्थ नहीं पर विकसित होते हैं। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो बी ऑप्शन। जो मेरा डे थे उन्होंने क्या बताया था, जो समान रूप से उन परिवारों के जो बालक होते हैं उन्हें क्या होता है, तो वे होते हैं
अधिक स्वस्थ एवं विकसित होते हैं, जो सामाजिक स्तर में ऊंचे से ऊंचे होते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, कैटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तिगत शील गुण, जो कैटल के वो व्यक्तिगत शील गुण का सिद्धांत था, तो उसकी संख्या कितनी है आपको बताना है। तो ए ऑप्शन क्या दे रखा है, 13, बी 15, सी 16, डी 14। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस। तो जो कैटल ने दिया था अपने शील गुण का सिद्धांत, उसमें कितनी संख्या थी, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा 16। तो 16 संख्या थी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 10 है, मुरे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रचिया था, वह क्या है। तो मुरे और मॉर्गन का मैंने इससे पहले भी आपको बताया था, उन्होंने कौन सा परीक्षण किया था। तो स्याही धब्बा परीक्षण किया था, या वाक्य पूर्ति परीक्षण किया था, विषय आत्मबोधन परीक्षण किया था, या मूल्यांकन मापनी। तो गाइस फटाफट से आंसर कीजिए, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मुरे और मॉर्गन ने कौन सा किया था, विषय आत्मबोधन परीक्षा, मतलब जिसे हम टीएटी भी कहते हैं। तो याद रखिएगा सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्यवहारिक बुद्धि को क्या कहा जाता है। जो हमारी व्यवहारिक बुद्धि होती है उसे क्या कहते हैं, मूर्त बुद्धि, या अमूर्त बुद्धि, या संज्ञात्मक, या सामाजिक बुद्धि। तो आंसर कीजिए, जो व्यवहारिक बुद्धि उसे क्या कहा जाता है। तो जो हमारी व्यवहारिक बुद्धि होती है उसे क्या कहते हैं, मूर्त बुद्धि कहते हैं। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 है, बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या है। तो बुद्धि का जो त्रिआयामी सिद्धांत है उसके अनुसार बुद्धि के कारकों की आपको संख्या बतानी है। 90 है, 110 है, 135 है, या 120 है। तो क्या हो जाएगी बुद्धि के आयाम की संख्या, आंसर कीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा, जो बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कारकों की संख्या हो जाएगी 120। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 है, परिवेश की वस्तु जिस प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है वो क्या कहलाता है। तो जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है वो क्या कहलाता है, प्रबलन, प्रेरक, उद्दीपक, या प्रलोभन। तो क्या हो जाएगा, प्रेरक, जिसे प्राणी प्राप्त करना चाहता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, राइट निशान लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व किस चीज पे देना चाहिए, अभिभावकों के मत को देना चाहिए, या फिर बी ऑप्शन दे रखा है वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए, या शिक्षा के निर्णय को देना चाहिए, या डी ऑप्शन दे रखा है समुदाय के विचारों को देना चाहिए। तो हमें प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व जो है किस पे देना चाहिए। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस। तो क्या हो जाएगा, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सा तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है। जो तनाव को सबसे ज्यादा कम करता है किसी इनडायरेक्ट रूप से आपको बताना है। तो विश्लेषण और निर्णय, रुकावट को दूर करना, दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापना, या उदात्तीकरण। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस। तो जो अप्रत्यक्ष रूप से तनाव को कम करेगा वो क्या कहलाएगा, उदात्तीकरण। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, निम्न में से कौन सी डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है। जो डिसलेक्सिया की विशेषता आपको बतानी नहीं है तो क्या बतानी, मैंने आपको बताया था, नहीं पे आप अंडरलाइन जरूर कर लिया करिए। डिसलेक्सिया मतलब पठन संबंधी। तो पहला ऑप्शन दे रखा है वाचन, परिशुद्धता, गति तथा बोध की समस्याएं। दूसरा दे रखा है सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय। या तीसरा या सी ऑप्शन दे रखा है लिखने की धीमी गति। डी ऑप्शन दे रखा है छपे हुए शब्दों को सीखने को याद करने की कठिनाइयां। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो उसका राइट आंसर भी बी ऑप्शन होगा, तो हमें नहीं पे बताना था। क्वेश्चन नंबर 70 है, सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। तो सशक्त जो अभिप्रेरणा उसका सीखने का सबसे ज्यादा प्रभावशाली घटक क्या है। इससे जो बालक स्वस्थ रहता है, या ध्यान करता है, या शीघ्र सीखता है, या प्रसन्न रहता है। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है, बच्चा जो होता है वो शीघ्र सीख जाता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हस्तशिल्प जो की शिक्षा दी जानी चाहिए। जो हस्तशिल्प जिसमें गांधी जी ने बहुत सहयोग दिया, मारिया मोंटेसरी, इन्होंने हस्तशिल्प की शिक्षा जो महत्व दिया।
तो उसको देनी चाहिए किसको? मंदबुद्धि बालकों को, पिछड़े बालकों को, सामान्य बालकों को या प्रखर बुद्धि वाले बालकों को। तो किसको देनी चाहिए? हस्तशिल्प की शिक्षा। आंसर कीजिए। तो हस्तशिल्प मंदबुद्धि बालक को दी देनी चाहिए। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। 19 क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों को चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? जो छात्र जो चोरी करते हैं उनकी आदत को हम किस स्टेटमेंट के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा दूर कर सकते हैं? बालकों को पारितोषिक देकर या उदाहरण देकर या ताड़ना देकर या सजा देकर। तो कैसे हम बालकों की चोरी करने की आदत को हम दूर कर सकते हैं? क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो क्या करके उदाहरण लोगों का एग्जाम्पल देके जिससे बच्चे को सीख सके और वो चीज़ गंदी आदतों को दूर कर सके, उनसे मतलब मोटिव वो मतलब इंस्पायर हो सके और चीज़ों को वो गलत कामों को दूर कर सके अपनी चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर 20 है, अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित है तथा विद्यालय को जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है कहलाता है। क्या कहलाता है? मौलिक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान, सामाजिक अनुसंधान या कोई नहीं। तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस? तो ये हो जाएगा क्रियात्मक अनुसंधान। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 है, उपलब्धि परीक्षण दिए जा सकते हैं। तो उपलब्धि परीक्षण दिए जा सकते हैं 2 प्रकार से या 4 प्रकार से, या सी ऑप्शन दे रखा है 6 प्रकार से, डी दे रखा है 3 प्रकार से। तो उपलब्धि जो परीक्षण है वो कितने प्रकार से दिए जा सकते हैं? तो उपलब्धि परीक्षण मोस्टली जो है 3 प्रकार से दे रखे हैं। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा है, बालक को मुक्त अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो 2009 में लागू हुआ, ठीक है, 2000 में लागू हुआ, वो कब हुआ? 1 अप्रैल 2009 को, 1 अप्रैल 2010 को, 1 नवंबर 2009 को, 1 नवंबर 2010 को। तो कब लागू हुआ? आरटीई एक्ट जो 2009 में आया था उसको लागू होने की डेट आपको बतानी है, कब हुआ था। तो हुआ था, ये मैंने आपको उससे पहले भी बताया था, जो क्वेश्चन रिपीट हुआ था 1 अप्रैल 2010 को इसको लागू किया गया था। आया तो 2009 में था लेकिन लागू कब किया गया था? 1 अप्रैल 2010। इसको आरटीई एक्ट भी कहते हैं, अनिवार्य शिक्षा जो बालकों के लिए आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, डैश में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक महत्वपूर्ण अवलोकन देती है। तो किस में देती है? निर्माणात्मक मूल्यांकन में या योगात्मक मूल्यांकन में, निदानात्मक मूल्यांकन में, या इनमें से कोई नहीं। तो किस मापन में जो भूमिका होती है सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। तो आंसर करना है, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो किस में देगी? योगात्मक मूल्यांकन में देगी, अवलोकन का संपूर्ण अवलोकन देती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित है किसमें? 2 कोश में, केवल 1 कोश में, कई कोश में, या कोई कोश नहीं। तो किस में हो जाएगा? तो केवल 1 कोश में होता है, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, ये आपको बताना है। तो शैशवावस्था की क्या विशेषता नहीं है? शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, या नैतिकता का क्षेत्र, नैतिकता का होना, या मानसिक विकास में तीव्रता। तो शैशवावस्था की क्या विशेषता नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा गाइस सी ऑप्शन, नैतिकता का होना। शैशवावस्था में नैतिकता नहीं होती है बच्चों में, जो बाल्यावस्था से आती है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। 28 क्वेश्चन है, गामक विकास में हमारा मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों का उचित प्रयोग मस्तिष्क और आत्मा का होता है, अधिगम और शिक्षा से प्रशिक्षण और अधिगम का, या शक्ति और गति का। तो गामक विकास से हमारा जो मांसपेशियों में विकास से तथा पैरों में उचित प्रयोग किससे होता है? आंसर करना है। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा शक्ति और गति से। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, बार बार एग्जाम में आती है, चाहे कोई भी आप स्टेट टेट का भी, कोई भी स्टेट जो एग्जाम होते हैं टेट के, आप उसमें देख सकते हैं बहुत बार रिपीट हुई है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, ये परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आप कॉपी पेन साथ में रखा करिए, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं दिखे उसे नोट डाउन जरूर कर लिया करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मुरे जी ने, एडलर ने, क्रो एंड क्रो ने, जेबी वॉटसन ने। तो 29वां आंसर क्या हो जाएगा? तो ये किसने दी थी? क्रो एंड क्रो ने। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनेशन से, डिफिनेशन नोट डाउन कर लिया करिए, क्योंकि 1-2 नंबर में आ जाती है हमेशा।
क्वेश्चन नंबर 30 है, इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का भी समय कहा जाता है। तो मिथ्या मतलब झूठ का भी समय कहा जाता है। जब बच्चा मिथ्या मतलब झूठ होता है तो का समय कहा जाता है, कौन सी अवस्था को कहा जाता है, ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन। तो पहला शैशवावस्था, या दूसरा बाल्यावस्था, सी ऑप्शन दे रखा है किशोरावस्था, डी ऑप्शन दे रखा है प्रौढ़ा अवस्था। तो बच्चा जो होता है सबसे ज्यादा मिथ्या अवस्था मतलब झूठ बोलने की आदत किस में आती है, बी ऑप्शन, जो कि बाल्यावस्था में। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए। आई होप आपको कोई डाउट, जो भी कुछ भी क्वेरीज हो, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए करेगा। ये रीट एग्जाम का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है वही मैं आपको करा रही, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और भी हिंदी और मैथ्स के लेके आपको भी कोई भी वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और रीट एग्जाम की आप प्रिपरेशन करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बहुत हेल्प करने वाला है। रीट की एग्जाम की या सीटेट एग्जाम की, आप किसी भी टेट एग्जाम की तैयारी करें तो मेरे एग्जाम को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो कोई भी डाउट हो बताइएगा जरूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।